जी हाँ, तो विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आप ही के अपनी यूट्यूब चैनल टीचर्स प्रताप में। आज हम ये देखेंगे यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। यूरोप क्या है? एक महाद्वीप है। इसमें समाजवाद एवं रूसी क्रांति को आज हम समझने वाले हैं। इसका हमारा सबसे जो इसका पहला पॉइंट है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति का, वो है सामाजिक परिवर्तन का युग। तो आज हम देखेंगे सामाजिक परिवर्तन का युग और इसके प्रश्नोत्तर में इसके बाद अभी इस वीडियो के बाद एक नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। तो दोस्तों, मैं प्रताप आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स प्रताप में। दोस्तों, आज यदि आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें। आपको इतना सारा ये नोट नहीं करना है, जो मैं आपको प्रश्नोत्तर कराऊं वो आप नोट करना, और जो ये सभी चीज़ें हैं वो आपको समझनी है। वीडियो देखते जाइए, मैं आपको समझाता चलूँगा। तो आज हम अपना पहला पॉइंट देखेंगे, सामाजिक परिवर्तन का युग। पिछले अध्याय में आपने फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंत्रता और समानता के सारे विचारों के बारे में पढ़ा। फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तनों को संभावनाओं का सूत्रपात कर दिया था। इसका कहने का मतलब ये है, जो हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था उसमें क्या किया था, मैंने आपको ये हिस्ट्री पूरी थ्योरी नहीं पढ़ाई थी, आपको नोट्स पढ़ाए थे। तो उसमें मैंने बहुत कोशिश की थी कि आपको सारा कुछ मैं बता सकूं, लेकिन नोट्स होते हैं, उसमें सारा कुछ नहीं बताया जा सकता। लेकिन फिर भी मैंने वह सारी चीज़ें बोलकर कंप्लीट कराई हैं। लेकिन नोट्स में इतना नहीं टाइप किया जा सकता ना, इतने नोट्स आप कहाँ से लाओगे? इससे बढ़िया आप थ्योरी पढ़ लो। तो मैंने वो विचार किया उसके बाद कि मैं आपका बेस मजबूत कराने के लिए आपको थ्योरी पढ़ाऊँ। इससे क्या होगा कि आपका क्लास 9th का बेस ही यही पढ़ाई जो क्लास 9th में आप कर रहे हैं, यही आपको 10th के जो हमारे बोर्ड्स एग्ज़ाम होंगे उसमें अच्छे मार्क्स लाने के अच्छे मार्क्स आएंगे, इसी बेस मजबूत होने के कारण। यदि हम क्लास 9th में मेहनत ना करें और 10th में चाहे हम दिन रात पढ़ लें 10th की विषयों पर, क्लास 9th की नहीं, तो हम अच्छे मार्क्स क्रिएट नहीं कर पाएंगे। हमें क्या करना है, मेरा ये उद्देश्य है आप सभी लोगों के लिए टीचर्स परिवार की तरफ से, कि मैं आप सभी लोगों को उच्च से उच्च शिक्षा प्रदान कराना चाहता हूँ, वो भी एकदम फ्री, जिससे आप अपने क्लास 10 के बोर्ड्स एग्जाम में उच्चतम मार्क्स प्राप्त कर सकें, उच्चतम श्रेणी के विद्यार्थी बन सकें। हो सके तो आप इन वीडियो को देखकर टॉपर भी बन सकते हो, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैं तो आपको, मेरा कर्तव्य है आपको बताना। मैं बता रहा हूँ आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये सब आपके ऊपर डिपेंड होता है। ये दोस्तों, आप यदि इन वीडियो को देखते हो और जो मैं कहूँ वो करो, तो दोस्तों ये मेरा वादा है आपसे, आपके 99% कोई नहीं रख सकता। यहाँ तक मैं कह रहा हूँ, आपको अपने मन में टॉपर का विचार लेके चलना है, तब आप टॉप कर पाएंगे। आप शंका तो लाइए ही मत, यूँ कहिए कि मैं टॉप करूँगा, तभी आप टॉप कर पाएंगे। देखिए, जब हम किसी चीज़ की फुल संभावना रखते हैं तो हमारा उसका निर्णय निकल आता है, परिणाम उससे कम आता है थोड़ा बहुत। जब 100% की रखें तो हमारा 95-96% आ पाएगा, वो भी तब जब हम दिन रात मेहनत करें और सभी टीचर्स की बात को समझें। तो आज हमने देखा सामाजिक परिवर्तन का युग। इसमें ये क्या कह रहा है उसके बारे में आपको थोड़ा विस्तार से बता देता हूँ। ये कह रहा है, पिछले अध्याय में आपने फ्रांसीसी क्रांति के बाद, तो आप इसको ज़रा देखिए, मैं अभी आपको बताता हूँ। हाँ, तो अब हम क्या कह रहे थे, यहाँ पिछले अध्याय में हमने जो फ्रांसीसी क्रांति देखी थी उसमें हमने यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंत्रता के समान शक्तिशाली विचारों को पढ़ा था, जो कि किसके कारण आए थे। फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में आमूल परिवर्तनों की संभावना का सूत्रपात किया था। जैसे दोस्तों क्या हुआ था, वहाँ जो फ्रांस का है, जब फ्रांस में क्रांति हो गई थी तो जिन जिन देशों में ऐसा किया जा रहा था, निरंकुश शासन किया जा रहा था, उनमें क्या हुआ, वहाँ की क्रांति से उनको उत्साह मिला, वो भी क्रांति करने के इच्छुक हो गए। जो लोग दबे पड़े थे उनकी आवाज़ों में ताकत आ गई, वो बोलने लगे, जो डर के मारे नहीं बोल पा रहे। तो इसका कहने का मतलब यही है, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, 18वीं सदी से पहले फ्रांस का समाज मोटे तौर पर एस्टेट या श्रेणियों में बांटा हुआ था।
यहाँ पूरा आपको नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको पिछले चैप्टर का रिव्यू साथ साथ लेके चलूँगा। ये कह रहा है समाज मोटे तौर पर स्टेटस श्रेणियों में बांटा गया था। तो जो फ्रांसीसी समाज था वो हमारा 3 स्टेटस में बांटा गया था। प्रथम स्टेटस, द्वितीय स्टेटस, तृतीय स्टेटस। प्रथम स्टेटस में हमारे आते थे पादरी वर्ग, द्वितीय स्टेटस में हमारे कौन कौन आते थे, कुलीन वर्ग, और तृतीय स्टेटस में कौन, तृतीय जो स्टेटस था हमारा स्टेट स्टेटस नहीं बोलेंगे, स्टेट बोल देंगे हम। तो जो तृतीय स्टेट था वो 3 कैटेगरियों में विभाजित था। 3 कैटेगरी कैसे कैसे, उनमें जो हमारी पहली कैटेगरी थी उसमें क्या था, उसमें जो हमारा तीसरा जो हमारा है तृतीय स्टेट के अमीर लोग रहा करते थे, जैसे बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती, कर्मचारी, वकील। और जो उसका तृतीय स्टेट का भी दूसरा था उसमें किसान और कारीगर। और तीसरे में कौन रहते थे हमारे, छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर और नौकर। क्या उसमें 3 वर्ग थे, वो बटे हुए नहीं थे, लेकिन उसमें तृतीय स्टेट में पैसा वाले भी लोग थे, बड़े व्यवसायी, व्यापारी। और जो हमारा उसमें दूसरा था वो किसान कारीगर। सबसे निर्धन थे वो थे हमारे छोटे किसान और भूमिहीन, मजदूर या नौकर, ये थे हमारे। तो जो वहाँ क्या हुआ था हमारा फ्रांस में, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग यानी प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट को क्या राजकीय कर नहीं देना पड़ता था। ये उन्हें जन्मजात विशेषाधिकार था, और भी विशेषाधिकार थे, लेकिन जन्मजात विशेषाधिकार क्या था कि कर न देना, ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था। मैं उस चैप्टर के बारे में आपको रिव्यू मरवाऊंगा, लेकिन उन चीज़ों को जो अति महत्वपूर्ण हैं। जैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है 10वीं में, आपने वहाँ नोट किया हो सही है, नहीं तो आप नोट लिख के यहाँ भी लिख लीजिए। कुलीन वर्ग किसानों से सामंती कर वसूलता था। कुलीन वर्ग क्या करता था, किसानों से क्या करता था, सामंती कर वसूलता था। ये आप नोट कर लीजिए। चलिए तो सामाजिक परिवर्तन का युग में आगे बढ़ते हैं। समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता पर कुलीन वर्ग और चर्च का नियंत्रण था, लेकिन क्रांति के बाद इस संरचना को बदलना संभव दिखाई देने लगा। यूरोप और एशिया सहित, इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, कहाँ है, यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण हो, इस पर चर्चा छिड़ गई कि दुनिया के यूरोप, एशिया और दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकार मतलब किसका नियंत्रण हो, सामाजिक सत्ता पर, इस पर चर्चा छिड़ गई। क्यों छिड़ी ये चर्चा, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति में जनता खुद अपना राजा चुनने लगी थी, तो वहाँ भी चर्चा चलने लगी कि हमारा राजा कौन हो, हम भी ऐसे ही करें। तो हर किसी में होता है ना देखा देखी, तो जो लोग पहले से दबे हुए थे वो भी बोलने लगे। भारत में क्या था, उस टाइम की बात हो रही है, भारत में भी राजा राम मोहन राय और डेरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया है। किसने किया है भारत में, इसको आप नोट करके लिख लीजिए। तो नोट पॉइंट होंगे, उनको मैं अलग कलर से यहाँ करता चलूँगा। देखिए यहाँ से आपको लिखना है, भारत में भी राजा राम मोहन राय और डेरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया है। ये लाल गुलाबी जो पेन है उससे ये अंडरलाइन हो रहा है, आपको ये देखना है। मैं इसको अंडरलाइन चाहिए ये, चलो। तो आगे से मैं क्या करूँगा, इसको रेक्टेंगल में बंद कर दिया करूँगा, लेकिन अभी यही रही है, आप इसको नोट कर लेना, राइट। जो यहाँ इस पेन से है उसको आप नोट करते जाइएगा, और जो नहीं होगा उसको मैं ब्लैक पेन से करूँगा। और बहुत सारे लोग क्रांति पश्चात यूरोप की स्थितियों के बारे में चल रही बहस पर कूद पड़े। आगे चलकर उपनिवेशों में घटी घटनाओं ने भी इन विचारों को नया रूप प्रदान करने में योगदान दिया। उपनिवेश क्या थे, मतलब बढ़िया निवेश, जो यहाँ बढ़िया लोग रहते थे, वहाँ की घटी घटनाओं ने भी इन विचारों पर एक नया रूप का योगदान दे दिया। अब देखते हैं हम आगे क्या कहता है। मगर यूरोप में सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। फ्रांसीसी क्रांति में क्या था, वहाँ भी सभी लोग नहीं थे, लेकिन हमारे जो तृतीय स्टेट था वो चाहता था कि वहाँ सामाजिक परिवर्तन हो। लेकिन यूरोप में भी ऐसा ही था कि जो लोग कमज़ोर निम्न वर्ग थे उन पर आपत्तियाँ आ रही थी, वो चाहते थे सामाजिक परिवर्तन हो,
और जो उठे हुए लोग थे उन पर अधिक आपत्ति नहीं थी, वो नहीं चाहते थे। मगर यूरोप में भी सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे, इसका कहने का मतलब है। हम नेक्स्ट देखते हैं। इस सवाल पर सबकी अलग अलग राय थी। बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तैयार थे, लेकिन वह चाहते थे कि यह बदलाव धीरे धीरे हो। बहुत सारे लोग तैयार थे, लेकिन वो क्या चाहते थे, जो हमारा परिवर्तन हो रहा है, ये बदलाव, ये क्रांति की तरह ना हो, धीरे धीरे हो, जिससे अधिक क्रांति ना हो, लड़ाई झंझट ना हो, खून ना बहे एक दूसरे का, तो धीरे धीरे जानना चाहते थे। एक खेमा मानता था कि समाज का आमूल पुनर्गठन जरूरी है। कुछ रूढ़िवादी थे, जो कुछ उम्मीदवार या आमूल परिवर्तनवादी रेडिकल, ये कोष्टक में है, कोई बात नहीं है, रेडिकल, इसका मैं आपको अभी अर्थ समझाऊंगा, रेडिकल समाधानों के पक्ष में थे। उस समय के संदर्भ में इन शब्दों का क्या मतलब था? अब किन शब्दों का क्या मतलब था? एक खेमा था कि समाज का आमूल पुनर्गठन जरूरी है, वो मानता था एक खेमा। कुछ रूढ़िवादी और कुछ उदारवादी या आमूल परिवर्तनवादी रेडिकल समाधानों के पक्ष में थे। तो इस शब्दों का जो हमारा मतलब है उसको हम आगे देखते हैं, क्या कहना चाह रहा है। राजनीति की इन धाराओं में क्या फर्क थे और कौन कौन सी बातें थीं जो समान थीं? यहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए, इन शब्दों का अर्थ हर काल और परिवेश में एक ही नहीं होता। इस अध्याय में हम 19वीं शताब्दी की कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने परिवर्तन के संदर्भ में क्या असर डाला। इसके बाद हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जिसमें समाज के रेडिकल पुनर्गठन का गंभीर प्रयास किया गया है। दोस्तों, ये सभी चीज़ें यहाँ प्रश्नवाचक चिन्हों में लिखी हुई हैं, इन सभी को हम इस चैप्टर के अंदर समझेंगे। इसका कहने का मतलब ये है, इसको मैं आपको बोल के समझा देता, लेकिन क्या है, यहाँ लिखा है तो आपको अधिक अच्छा समझ में आ पाएगा। मैं इसकी थोड़ी रोशनी बढ़ा देता हूँ। रोशनी तो फुल है, चलिए। क्या है, इस अध्याय में क्या पढ़ेंगे, 19वीं शताब्दी के बारे में। तो आप ध्यान रख लीजिए एक बात, जो यहाँ हम पढ़ रहे हैं उन्हीं से प्रश्न बन जाता है, ये हमको पता होना चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति कौन सी शताब्दी में हुई थी? 18वीं शताब्दी। अब जो यूरोप और रूसी क्रांति है, ये कब हुई थी? 19वीं शताब्दी में। ये बता रहा है, हमें ध्यान रखना है। इस अध्याय में क्या पढ़ेंगे? 19वीं शताब्दी को महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं पर। तो हमने यहाँ तक किया था। अब हम आगे देखते हैं। रूस में हुई क्रांति के फलस्वरूप समाजवाद 20वीं सदी का स्वरूप तय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारों की श्रृंखला का हिस्सा बन गया। ये हमें आगे देखना है। तो जो हमारा देखिए, जो रूसी क्रांति हुई है, रूस में जो क्रांति हुई है, उसके बाद क्या हुआ है हमारा, ये 100 साल की बात हो गई। अब 20वीं शताब्दी में क्या है, हम नेक्स्ट चैप्टर है उसको हमारा 20वीं शताब्दी में हो सकता है। यहाँ 100 साल ऐसे वर्गीकृत किए गए हैं शताब्दी के हिसाब से। तो अब हम देखेंगे अपना 1.1। तो देखिए, जो हम ऊपर हमने शब्द देखे थे उनका हम यहाँ अर्थ समझ लेते हैं, वो क्या क्या थे। वैसे उदारवादी, ये सभी ऊपर दिए गए थे। कौन कौन से दिए गए थे? उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। तो इनके बीच अर्थ स्पष्ट करते हैं। तो देखिए, समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादियों का था। समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह क्या था? उदारवादियों का था। उदारवादी राष्ट्र चाहते थे, जो उदारवादी राष्ट्र थे तो चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। अब उदारवादी का यहाँ में अर्थ स्पष्ट हो चुका है, जिसका मीन है उदारवादी राष्ट्र ऐसे राष्ट्र थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर सम्मान और जगह मिले।
क्या राष्ट्र थे वहाँ, उदारवादी ऐसा राष्ट्र था जिसमें सभी धर्मों को क्या मिलता था, बराबर सम्मान और जगह मिलती थी। ये कोई प्रश्न आए हमारे अध्याय में या हमारे पेपर में, उदारवादी क्या था, उदारवादी समूह, तो उदारवादी ऐसा समूह था जिसमें सभी धर्मों को बराबर सम्मान और जगह मिले। अब शायद आगे क्या कहता है हम देख लेते हैं। शायद आप जानते होंगे कि उस समय यूरोप के देशों में प्राय किसी एक धर्म को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ये कह रहा है, शायद आप जानते होंगे, ये क्यों कह रहा है, क्योंकि जो हमारी फ्रांसीसी क्रांति थी उसमें ये नोट्स दिए गए हैं, लेकिन आपने वो नहीं देख पाए हैं क्योंकि मैंने नोट्स में इतना नहीं बताया था। तो कोई टेंशन ना ले आप, मैं आपको यहाँ क्लियर कराता चलूँगा। ये कह भी रहा है, आप जानते होंगे कि उस समय यूरोप के देशों में प्राय किसी एक धर्म को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ब्रिटिश सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ब्रिटिश सरकार थी वो किसका समर्थन करती थी, चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। अब देखिए कोष्टक में इसके बारे में आपको बता देता हूँ क्या है, ज़्यादा महत्व करता क्या था। वहाँ ब्रिटिश सरकार का शासन था तब। देखिए जो हमारा ब्रिटिश है, ये जो अंग्रेज हैं, इन्होंने ज़्यादातर सभी जगह राज्य किया है, सभी जगह इन्होंने शासन अपना ऊर्ज शासन बताया। देखते जो हमारा ब्रिटिश है, हमारा नहीं है, जो ब्रिटिश है उसने क्या किया है, उसने अमेरिका के 13 उपनिवेशों पर भी कब्जा किया था, जो फ्रांसीसी क्रांति में हमने देखे थे। तो ब्रिटिश सरकार किसका समर्थन करती थी, वहाँ ब्रिटिश सरकार थी तो चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। यूरोप में ब्रिटिश सरकार का ही शासन था उस समय। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। जो उदारवादी समूह थे वो क्या थे, वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। जैसे कि किसी का बाप राजा है तो उसका लड़का भी राजा होगा, वो क्या थे, जन्मजात ऐसे राजा का वहाँ भी प्रचलन था। जैसे पुराने ज़माने में भारत में भी था यही, लेकिन वो अब नहीं है। तो उदारवादी समूह था वो किसका था, वंश शासकों के, जो वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। कौन थे, उदारवादी समूह। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। वे सब का, ये उदारवादी की बात चल रही है, जो उदारवादी थे वे क्या थे, सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों के रक्षा के पक्षधर थे। उनका कहना था कि सरकार को किसी के भी अधिकारों का हनन करना या छीनने का अधिकार नहीं दिया चाहिए। जो सरकार है उसको किसी के जो अधिकार हैं उनका हनन या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। यह समूह प्रतिनिधित्व पर अधिकार आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए। जो ये उदारवादी था वो समूह प्रतिनिधित्व पर अधिकार आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था कि जो शासकों और अफसरों से मुक्त हो और क्या हो, उस पर किसका प्रभाव हो, सुप्रशिक्षित यानी शिक्षित हो, न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए। पर यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था। लोकतंत्रवादी मतलब इसकी उस समय सरकार नहीं चल रही थी, ये लोकतंत्रवादी नहीं था उस समय, इसका कोई अधिक वो नहीं था वहाँ, तो लोकतंत्रवादी नहीं था। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी नागरिकों का वोट अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट पर अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए, ये लोग मानते थे। इसके विपरीत अब आता है हमारा रेडिकल शब्द का अर्थ है, इसके विपरीत रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे, आपको समझ में आता जा रहा होगा
आखिर रेडिकल और लोकांकवादी क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसके विपरीत इसका उल्टा था। रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्षधर थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के समर्थक थे। क्या थे? महिला मताधिकार के आंदोलन के समर्थक थे। उदारतावादी जो हमारा समूह था वो क्या चाहता था कि वोट का अधिकार, वोट पर आधारित तो था वो, लेकिन वोट का आधार किसको होना चाहिए? गरीबों को नहीं, संपदा अधिकारियों को होना चाहिए। लेकिन जो हमारा रेडिकल समूह था वो चाहता था कि आबादी का बहुमत हो, यानी सभी लोग वोट दें, आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। इनमें जो रेडिकल में जो बहुत से लोग थे वो किसके थे? महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे कि महिलाएं भी वोट डालें। उदारवादियों के विपरीत में लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। जो उदारवादियों के विपरीत ये लोग उदारवादियों के उल्टे थे। ये कह रहा है, इन्हीं लोगों के बारे में बात हो रही है जो रेडिकल समूह के हैं। तो उदारवादी ऐसा करना चाहता था, ये नहीं चाहते थे। उदारवादी क्या था? बड़े लोग, जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। कौन थे? ये लोग थे। कौन थे खिलाफ थे? ये लोग। कौन से? रेडिकल। तो ये ऐसे नहीं समझना है, रेडिकल थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ध्यान रहना चाहिए, रेडिकल। लेकिन उदारतावादी क्या चाहते थे? ये इनके खिलाफ नहीं थे विशेषाधिकारों के, उदारवादी थे। लेकिन ये लोग क्या थे? विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। वे निजी संपत्ति के विरोध नहीं थे। ये जो हमारे रेडिकल समूह के लोग थे वो निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध जरूर करते थे। लेकिन कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध करते थे। अब हम रूढ़िवादी का देख लेते हैं। रेडिकल हमने देखी थी, आप रूढ़िवादी पर आते हैं। 3 शब्द देखे थे हम, क्या? लोकायुक्तवादी और रेडिकल और रूढ़िवादी। रूढ़िवादी क्या है? रूढ़िवादी सबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था। रूढ़िवादी था वो क्या था? रेडिकल और उदारवादी दोनों के क्या था? खिलाफ था। मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो रूढ़िवादी भी बदलाव की ज़रूरत को स्वीकार करने लगे थे। तो फ्रांसीसी क्रांति से हुई थी, उसके बाद क्या था? रूढ़िवादी भी बदलाव की ज़रूरत को स्वीकार करने लगे थे। पुराने समय में यानी 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे। कब करते थे? 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे। लेकिन 19वीं सदी आते वे लोग भी मानने लगे थे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गया है, परंतु वह चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, अर्थात अतीत को पूरी तरह ठुकराया न जाए और बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो। अतीत का सम्मान किया जाए और अतीत को पूरी तरह ठुकराया न जाए, बदलाव की प्रक्रिया क्या हो? धीमी हो, यानी वह क्रांति ना हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल-पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के बीच काफ़ी टकराव हुए। 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय कायांतरण की विभिन्न कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धाराओं की सीमा और संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया था, जो राजनीतिक उथल-पुथल हुई थी उसके दौरान। तो आज हमने यहाँ क्या क्या सीखा दोस्तों? आज हमने यहाँ सीखा क्या? उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। तो वीडियो हमारी 24 मिनट के लगभग बन चुकी है, 25 से आधा घंटा हो चुका है लगभग हमारा कम बढ़ती। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, वीडियो इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए।
पे हम वीडियो यहाँ देख चुके हैं, इतनी हमें ज़रूरत। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या देखेंगे दोस्तों, ये वाला औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। मैं चाहूँ तो अभी आपको इसे कंप्लीट करा सकता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश क्या है, आपको टॉपर बनाना। टॉपर बनने के लिए क्या होगा, आपको थोड़ी से थोड़ी बात भी क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। इसीलिए हमको एक पॉइंट पढ़ना है, उसके बाद आप 15-20 मिनट रेस्ट कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए। आपको मैथ, साइंस सभी विषयों पर जोर देना है, इसलिए इतनी वीडियो सुनिए और नेक्स्ट हम देखते हैं। हमारी पूरी साल है, पूरी साल में हमको क्या है, यही चैप्टर क्लियर करनी है। तो इनको क्या करना है, हमें इतनी अच्छी तरह से पढ़ना है कि हमें रिपीट मारने की आवश्यकता ना पड़े। फिर भी हम रिपीट का भी लेके आएंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें और अपने चैनल टी तेज प्रताप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।